प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में जुड़ेंगे ऑनलाइन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के पिछले 2 महीने से अधिक वक्त से जारी प्रदर्शन को लेकर भारत सरकार ने ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले हैशटैग चला रहे अकाउंट को लेकर ट्विटर को जारी की है नोटिस। केंद्रीय पशुपालन, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम व जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया गोवर्धन पोर्टल। इस पोर्टल से जानवरों के गोबर से जैविक खाद के अलावा बायोगैस तैयार करने में सुनिश्चित की जाएगी पारदर्शिता। और पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में हो सकता है बदलाव। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार से मौसम सामान्य होना होगा शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह 11 बजे चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। ये आयोजन इस साल 4 फरवरी से शुरू होंगे और अगले 1 वर्ष तक जारी रहेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, जहां असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भारतीयों की पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। वर्तमान में चौरी चौरा एक तहसील है, जहां इस घटना से जुड़े शहीदों, क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों की याद में शहीद स्मारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 4 दिवसीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति आज शाम को बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति कल बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 के समापन समारोह को संबोधित भी करेंगे। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा कराने पर सहमति बनी। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा को 10 घंटे बढ़ाकर 15 घंटे करने का निर्णय लिया गया। राज्यसभा में विपक्ष की सहमति के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बार बार सभापति के मना करने पर भी जब हंगामा नहीं रुका तो आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को 1 दिन के लिए सभापति ने सस्पेंड कर दिया। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकनी पड़ी, लेकिन फिर चर्चा शुरू हो गई। श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री एनडी गुप्ता, all of these 3 members are named as per the rule 255. Please withdraw from the house. इससे पहले सत्ता पक्ष ने सदन को जानकारी दी कि विपक्ष की मांग को मान लिया गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा अब 10 घंटे के बजाय 15 घंटे होगी। सत्ता पक्ष की इस घोषणा का विपक्ष ने स्वागत किया। टुडे क्वेश्चन आवर may be suspended and tomorrow question hour and 0 hour may be suspended and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे
तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सबकी मांग मांगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से करोड़ों किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। 8 करोड़ छोटे किसानों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। There had been no reduction of rights and facilities of the farmers. Through these agricultural reforms, the government has given new rights. Farm laws can be resolved amicably. चर्चा के दौरान ही सत्ता पक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि ये कानून अचानक नहीं आया है। इस पर पहले भी कई समितियां बन चुकी हैं और किसानों के मामले पर चर्चा भी हुई है। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों के हित पर ध्यान देना चाहिए और इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू ने सदस्यों को सदन के भीतर मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल पर हिदायत भी दी। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लगातार लोकसभा की कार्यवाही कल कई बार बाधित हुई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपील भी की। शून्यकाल के दौरान सांसद अपनी बात रख सकते थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कई विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों को चेतावनी भी दी और इस बात का भरोसा भी दिया कि सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लगातार दूसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपील भी की कि शून्यकाल के दौरान सांसद अपनी बात रख सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी मुख्य दलों के नेताओं के साथ बातचीत में सदन की कार्यवाही को चलाने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएमके से हमारा बात हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के साथ मेरा बात हुआ था, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात हुआ था और ये सब लोग एग्री हो गए थे। आप थोड़ा समय बढ़ाइए, हम एग्री है। लेकिन जो हमको और स्पीकर साहब को आश्वस्त करके बाद में पढ़ते हैं तो हाउ टू मैनेज इट। एंड सरकार सभी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का चर्चा होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं। और क्या चाहिए इन लोगों को? और प्रेसिडेंट है, बजट सेशन में पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा और यूनियन बजट पारित होना, ये प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट भी मानने के लिए तैयार नहीं है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जरूर सब कुछ जो वो लोग चाहते हैं वो चर्चा में बोल सकते हैं। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को चेतावनी भी दी। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि शून्यकाल में आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्यकाल में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने अपनी सीट पर बैठिए। स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही 7 बजे फिर शुरू हुई तो सदन में हंगामा जारी रहा। गौरतलब है कि मंगलवार को भी कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा नहीं चल पाई थी, जिसके चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा की पहली स्पीकर लॉकेट चैटर्जी भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थीं। देखना होगा कि संसद के अंदर ये गतिरोध कब खत्म होता है, खासकर तब जब उच्च सदन में चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरुआती हंगामे के बाद सुचारू रूप से चली है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले 2 महीने से अधिक वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और संगठनों ने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। इन लोगों के बयानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्रालय ने बिना सोचे समझे बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। भारत सरकार ने ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले हैशटैग चला रहे अकाउंट को लेकर ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन पर कुछ विदेशी हस्तियों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ऐसी सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा जवाब देते हुए इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अब विदेश मंत्रालय ने बिना सोचे समझे बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारतीय संसद ने चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयकों को पारित किया है। पुलिस बल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बरता और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को इस पूरे मसले पर समझ बनाकर ही जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। इस आंदोलन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज तरीके को सेलिब्रिटी और अन्य के द्वारा अपनाना न सही है और न ही उनका जिम्मेदार रवैया दिखाता है। किसान आंदोलन को लेकर ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिसका इनसे कुछ लेना देना नहीं। पॉप सिंगर रियाना ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर टिप्पणी किया कि इस दौड़ में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भांजी मीना हैरिस से लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हो गए, लेकिन भारत में कई कलाकारों समेत दूसरे बड़े लोगों ने इन्हें खूब आईना दिखाया। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा, किसान हमारे देश के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्पष्ट हैं। आइए मतभेद पैदा करने वाले किसी चीज पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। अजय देवगन और सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। अजय देवगन ने कहा कि हमें भारत के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय सब एक होकर खड़े रहें। वहीं सुनील शेट्टी ने कहा कि हमें चीजों को समग्र रूप में देखना चाहिए। आधा सच हमेशा खतरनाक साबित होता है। भारत सरकार ने ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले हैशटैग चला रहे अकाउंट को लेकर ट्विटर को नोटिस जारी किया है। ट्विटर ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के बाद कई ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया था जो आपत्तिजनक हैशटैग चला रहे थे। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को फिर से एक्टिव कर दिया। सरकार ने नोटिस में ट्विटर से पूछा है कि उसने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए इन अकाउंट्स को फिर से एक्टिव क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में कल केंद्रीय पशुपालन, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम व जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का मकसद जानवरों के गोबर से जैविक खाद के अलावा बायोगैस तैयार करने में पारदर्शिता रखना है। जल शक्ति मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 के जरिए ग्रामीण कचरे के प्रबंधन के साथ साथ किसानों की आमद दोगुनी करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। लॉन्चिंग के मौके पर ग्रामीण विकास, पशुपालन, पेट्रोलियम और नोडल एजेंसी के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री मौजूद रहे। गोवर्धन का मकसद ग्रामीण अपशिष्ट का प्रबंधन यानी पालतू पशु के गोबर को बायोगैस में बदलना है, जिसके लिए गांव में पीपीपी मॉडल पर वायु संयंत्र और जैविक खाद तैयार किए जाएंगे, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के अलावा बाकी तीनों मंत्रालय सहयोग देंगे। पोर्टल से गोवर्धन में पारदर्शिता भी आएगी, साथ ही किसानों की आय में इजाफा होगा और स्वच्छ भारत अभियान पार्ट 2 को बल भी मिलेगा। पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कालांतर से ही गोबर हमारी संपदा रही है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी संपदा को काफी नुकसान हुआ है। गोवर्धन से ग्रामीण विकास का एक आर्थिक मॉडल तैयार होगा जो पशुपालक किसानों के लिए आमद का साधन बनेगा। केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई, लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तन किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं। पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज दुनिया के 178 देश ऑर्गेनिक खाद से जुड़ रहे हैं। गोवर्धन से गांव में जैविक खेती और जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो देश के 30 करोड़ पशुपालकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल है, बैफेलो है, और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गोवर्धन योजना के लिए सरकार ने कचरा से कंचन बनाने के लिए एक करार किया है, जो देश को वेस्ट से वेल्थ की तरफ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल
ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। गोवर्धन पोर्टल का मूल मकसद ग्रामीण आबादी और खेती किसानी को मजबूत बनाना है। राजपथ पर 26 जनवरी को हुई परेड में शामिल होने वाले एनसीसी के कैडेट्स को उत्तर प्रदेश गवर्नर हाउस में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया। कुल 12 एनसीसी कैडेट को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 कैडेट को स्वर्ण पदक और 6 कैडेट को रजत पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है, अनुशासन ही इसकी पहचान है। एनसीसी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ देश के निर्माण के साथ ही समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में लगभग 5,280 एनसीसी कैडेट्स ने स्वयं सेवक के रूप में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। एनसीसी ने कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के विषय में जनता को अवगत कराने में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। एनसीसी जैसे संगठन ने सदैव विपरीत परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी सरकार और प्रशासन को आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ी है, तब आप लोगों ने आगे आकर स्वेच्छा से सहायता की और जनसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एनसीसी जैसे संगठनों में महिला कैडेटों की संख्या बढ़ रही है। मुझे कहते हुए यह हर्ष हो रहा है कि आज सशस्त्र बलों में महिला कैडेटों के लिए नए अवसर उभर रहे हैं, जो हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये एनसीसी कैडेट्स जो हमारे उत्तर प्रदेश के आरडीसी परेड 2021 में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो वापस आए हैं लखनऊ में। ये 34 टोटल कैडेट्स हैं, इसमें 20 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं, और 6 कैडेट्स को गोल्ड मेडल और 6 कैडेट्स को सिल्वर मेडल दिया गया है अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। साथ ही आगरा ग्रुप को एनसीसी बैनर प्रदान किया गया है। वो हमारे 11 ग्रुप्स में नंबर 1 पोजीशन पे साल भर की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए नंबर 1 पाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बाढ़ नियंत्रण संबंधी 146 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 170 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार राज्य के इतिहास में कुछ नए प्रयोग किए हैं। इसके बाद अच्छे परिणाम भी आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ जब उनकी बातचीत होती है तो उन्होंने इस प्रयोग को लेकर सराहना भी की और इसे अपने इलाके में लागू करने की बात भी की। सरयू नदी, राप्ती नदी में इस प्रयोग के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर जनपद के जिलाधिकारी का दायित्व है कि जो बचाव कार्य किए जा सकते हैं उनकी कार्य योजनाओं को बनाकर बारिश के मौसम से पहले शासन को भेज दें। प्रदेश सरकार राहत कार्य के लिए धनराशि की कमी नहीं होने देगी। अक्सर बाढ़ की परियोजनाओं के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये परियोजनाएं तब प्रारंभ होती हैं जब बरसात शुरू होती थी और बाढ़ के समाप्त होने के साथ ही इन परियोजनाओं को भी समाप्त मान लिया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जनवरी में इन कार्यों का प्रारंभ कर दिया था। ये सभी कार्य प्रारंभ भी होंगे और 15 मई तक हम बाढ़ के बचाव से संबंधित इन सभी 170 परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे, या जो अधूरी परियोजनाएं हैं उनको भी हम समय से पूरा कर पाएंगे, जिससे इसका लाभ प्रदेश की उन 40 जनपदों की जनता को प्राप्त हो सकेगा जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से हैं।
समय से बचाव के किए गए उपाय जनधन की हानि को व्यापक पैमाने पर रोक सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनप्रतिनिधियों ने जो इसमें रुचि ली, और मैं उन सबसे आग्रह भी करूंगा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपके जनपद में जितनी भी बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई परियोजनाएं चल रही हैं, इन परियोजनाओं के समयबद्धता को लेकर मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके हमें विभागीय अधिकारियों के साथ समय समय पर स्थानीय स्तर पर उसका विजिट करना चाहिए, और कार्य अच्छे हो रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और कहीं आपको शिथिलता नजर आती है तो विभाग में इसकी शिकायत करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन से भी इसके बारे में प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए। दूसरा, हर एक जनपद के जिलाधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि हम उन कार्यों के लिए जो कार्य स्थानीय स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसके लिए शासन की तरफ मुंह लगा करके ताकते न रहें, बल्कि समयबद्ध ढंग से उनकी कार्य योजनाओं को बना करके बरसात के पहले पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ के कारणों को देखना और समय से उसके निवारण का उपाय भी निकाल देना। आज के दिन पर किसी भी जनपद में धनराशि की कमी नहीं है। कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा में भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। हम इसका बेहतर उपयोग करके प्रदेश की एक बड़ी आबादी को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में मेरी मान्यता ऐसी है कि थोड़ा सा बचाव के उपाय हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें तो इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज किसान आंदोलन में मारे गए नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल होंगी। रामपुर के विलासपुर तहसील के दिबदेवा गांव पहुंचकर प्रियंका गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देंगी और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन में शामिल नवरीत सिंह दिल्ली आईटीओ पर मारे गए थे। और आइए बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव होगा। मौसम की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, बुधवार को लखनऊ और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो धूप के तेवर थे, आने वाले दिनों में मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को आएगा, सामान्य होने के आसार हैं? इस पूरी जानकारी के लिए इस बात पर आपसे जानकारी चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने महसूस किया कि पिछले हफ्ते उत्तरी पश्चिमी हवाएं थी, ये हवाएं ठंडी हवाएं जो पहाड़ी क्षेत्र से आ रही थी, तो उसके कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान कम था। न्यूनतम तापमान में भी कमी थी, अधिकतम तापमान में भी कमी थी। लेकिन कल जो है प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। उसका मुख्य कारण रहा कि पाकिस्तान और उसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ बना है और राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण जो ठंडी हवाएं थी वो कम हो गई, बंद हो गई और मौसम साफ रहा, जिससे धूप भी तेज निकली और तापमान में बढ़ोतरी हो गई। और अभी फिर इसके बाद कल से जो है तो हवाओं में भी परिवर्तन हुआ। वो उत्तरी पश्चिमी हवाओं की बजाय जो है दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही हैं इस समय। तो अभी जो सिस्टम बना हुआ पश्चिमी विक्षोभ और जो अभी दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आ रही हैं, इसके कारण जो है प्रदेश में आज और कल 2 दिन बरसात होने की संभावना है। आज जो है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे गरज चमक के साथ बरसात होगी, और जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है वहाँ पे बादलों की आवाजाही केवल रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे बरसात होगी, और जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे केवल बादलों की आवाजाही रहेगी। आज 4 तारीख को 5 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात कम हो जाएगी। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया केवल वहीं पे बरसात होगी और बाकी जगह बादल रहेंगे। लेकिन कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। गरज चमक भी होगी और साथ में कुछ जो है
उत्तरी क्षेत्र वहाँ पे ओले भी पड़ने की संभावना है। तो ये 4 और 5, 6 तारीख को मौसम लगभग साफ रहेगा, हालांकि कुछ जगह बादल आते जाते रहेंगे। और जो जो बिहार से लगा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है कल यानी 6 तारीख को। फिर इसके बाद से मौसम में फिर बदलाव आएगा और 6 तारीख से ही जो है हवाएं बदल जाएंगी। जो अभी दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं वो बदल करके फिर उत्तरी पश्चिमी हो जाएंगी, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से आएंगी और उनमें फिर ठंडक होगी। इस वजह से सुबह और रात के तापमान में कमी आएगी, मौसम ठंडा रहेगा। क्योंकि दिन में मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, इसलिए अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा। जी गुप्ता जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे, मौसम की ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिजली। इस क्षेत्र में देश की नवरत्न कंपनियों में से एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का बड़ा योगदान है। अंबेडकर नगर जिले में वर्ष 2000 से स्थापित एनटीपीसी की पुरानी यूनिट के बाद अब दूसरे चरण में 660 मेगावाट की 2 यूनिटों की स्थापना पूरी हो चुकी है और इसमें से एक यूनिट से बिजली उत्पादन भी चल रहा है, जबकि दूसरी यूनिट में मार्च से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। एनटीपीसी परियोजना के प्रबंधक केएस राव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नए प्लांट की एक यूनिट और पुराने यूनिट से कुल मिलाकर लगभग 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन रोजाना हो रहा है, जिसमें से 75% बिजली उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। में 2 यूनिट्स है, सुपर क्रिटिकल यूनिट्स, एक 660x2, एक यूनिट नवंबर 7 लास्ट ईयर 2018 में जो आया है 19 में, आज 87% से PLF से चल रहा है। वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन इंडिया है। ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड सिचुएशन में इट इज मीटिंग टू द डिमांड ऑफ यूपी गवर्नमेंट का 75% इससे लेता है, बाकी 25% कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान वो लोग लेता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल ECR बोले तो इसका जो कॉस्ट जो बिजली भेजने का है, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड इट इज़ इन फॉर दिस एंड यूनिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड एफिशिएंट यूनिट एंड इको फ्रेंडली। एंड सेकेंड यूनिट जो यूनिट 6 है, कमीशनिंग स्टेज में है, अभी स्टीम ब्लोइंग हो गया, नेक्स्ट मंथ हम लोग लाइट अप सब हो गया और नेक्स्ट मंथ हम लोग मार्च लास्ट वीक में ट्रायल ऑपरेशन करके मार्च एंड और अप्रैल से जो COD बोलते हैं, जो डेडिकेशन टू नेशन, विल बी डूइंग। जनपद कानपुर देहात में नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उपायुक्त, श्रम रोजगार और विद्युत विभाग के बीच एक अनुबंध कराया है। प्रदेश सरकार की इस अनूठी पहल से अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने गांव और कस्बों में रोजगार मिलेगा। ये महिलाएं अब बिजली के बिल की वसूली करेंगी। स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को 2000 रुपए तक के बिल में प्रति बिल 20 रुपए और 49,999 तक के बिल में 1% मानदेय दिए जाने का फैसला किया गया है। प्रदेश सरकार की इस अनूठी पहल के बाद जहां स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं उनकी आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। डीएम दिनेश सिंह का कहना है कि प्रक्रिया के शुरू होने के बाद लोगों को विद्युत कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उपभोक्ता घरों पर ही इस सुविधा के तहत बिल जमा कर सकेंगे। वहीं इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद विद्युत विभाग का भी भार अब कम होता नजर आ रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में जुड़ेंगे ऑनलाइन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के पिछले 2 महीनों से अधिक वक्त से जारी प्रदर्शन को लेकर भारत सरकार ने ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले हैशटैग चला रहे अकाउंट को लेकर ट्विटर को जारी की है नोटिस। केंद्रीय पशुपालन, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम व जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया गोवर्धन पोर्टल। इस पोर्टल से जानवरों के गोबर से जैविक खाद के अलावा बायोगैस तैयार करने में सुनिश्चित की जाएगी पारदर्शिता। और पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में हो सकता है बदलाव। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार से मौसम सामान्य होना होगा शुरू। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।